और ब्रेकिंग एट 10 की खबरों की शुरुआत करेंगे शिमला से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां आईजीएमसी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग में आग के ताल्लुक से खबर है। खबरों के अनुसार सिलेंडर फटने से ये आग लगी। आग से जो नुकसान हुआ है उसका अभी तक आकलन नहीं किया गया है। हालांकि चारों तरफ धुएं का जो गुबार है वो जरूर छाया दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले ही आपको बताएं कि इस हॉस्पिटल की इमारत का जो उद्घाटन है वो खुद सीएम सुक्खू ने किया था और अहम बात ये रही कि ये आग जिस वक्त लगी वहां पर कोई जानी नुकसान की, किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। तो आईजीएमसी अस्पताल की नई बिल्डिंग में ये आग लगी। अभी तक की जो प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार सिलेंडर फटने से ये आग लगी है। अभी तक इसका आकलन नहीं किया गया है। चारों तरफ धुएं का गुबार छाया दिखाई दे रहा है। तो ब्रेकिंग एट 10 अहम खबर शिमला से, जहां आईजीएमसी अस्पताल के नई बिल्डिंग में आग लगी। एक बार फिर रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, इस वक्त हम आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है इस अहम खबर के ताल्लुक से? हिना, बिल्कुल सिलेंडर फटना ही आग लगने का कारण बताया जा रहा है। अचानक से करीब 9 बजे के आसपास ये सिलेंडर फटा और जिसके कारण अचानक से पूरे फ्लोर में आग लग गई और धुएं का गुबार पूरी आईजीएमसी में छा गया। गनीमत ये रही, राहत की बात ये रही कि 9 बजे से पहले की ये घटना है, तो ऐसे में ओपीडी 9 बजे क्योंकि शुरू होते हैं, इतनी भीड़ लोगों की वहां पर मौजूद नहीं थी, जिसके कारण जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। सबसे बड़ी राहत की बात यही है, लेकिन संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचा है ये अभी आकलन लगाया जाना है। कुछ देर पहले ही अभी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन संपत्ति को जरूर काफी नुकसान यहां पर पहुंचा है। नई ये बिल्डिंग बनी थी लंबे प्रयासों के बाद और एक लंबी प्रोसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट तक इस बिल्डिंग का मामला गया था। जब इसका उद्घाटन होना था, लंबे समय तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। बनने के बाद ये तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब पिछले महीने हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने लोकार्पण इसका किया था। करोड़ों रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनी थी, लोगों की राहत के लिए, लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए, और लगभग सभी ओपीडीज में शिफ्ट भी कर दिए गए थे जिनकी शेड्यूल्ड लिस्ट थी। लेकिन अब अचानक से आज ये आग लगी है। सिलेंडर फटना ही आग लगने का कारण बताया जा रहा है। हालांकि आग को जरूर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां मौके पर पहुंच गई थी और इसके अलावा इक्विपमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि लोग वहां, कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, तो तमाम लोगों के और कर्मचारियों की सहायता से आग पर जरूर जल्द काबू पा लिया गया है। हालांकि आकलन अभी हो रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इस पूरी घटना में राहत की बात यही रही है कि फिलहाल कोई जानी नुकसान राजेंद्र आपसे हम यहाँ पर ये जरूर जानकारी चाहेंगे कि इस तरह की बिल्डिंग्स जब तैयार की जाती हैं तो जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका खास ख्याल रखा जाता है। अब इस आग लगने की घटना के बाद जाहिर सी बात है कि इस बात की जरूर जांच की जाएगी कि क्या वहां फायर सेफ्टी की जो नॉर्म्स थे उनका पूरी तरह से पालन किया गया था या नहीं, क्योंकि सिलेंडर फटना गनीमत रही कि उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। एक बड़ी घटना जो है होते होते रह गई। बिल्कुल, बड़ा प्रश्न चिन्ह भी अब ये वहां व्यवस्था के ऊपर खड़ा हो गया है कि क्या उन नियमों का पालन किया गया था या फिर अनदेखा किन्हीं नियमों को किया गया था, क्योंकि अब इतना लंबा समय भी हम कह सकते हैं काफी समय आग को कंट्रोल करने के लिए भी लगा है। तो ऐसे में जरूर बड़ा प्रश्न हो गया और अब जांच जब इस पूरे मामले की होगी, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अगर कहीं कोताही होगी या नियमों में कहीं ढील बरती हुई होगी तो फिर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि आग सुबह सुबह लगी है, ऐसे में लोग वहां पर अधिक मौजूद नहीं थे। अगर यही घटना दिन को रही होती तो फिर मंजर जरूर खौफनाक हो सकता था। ऐसे में अस्पताल जैसे स्थान, सार्वजनिक स्थान जहां पर लोग अपनी दर्द का निवारण के लिए आते हैं, वहां पर अगर किन्हीं नियमों की अवहेलना हुई होगी तो फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो जाएगा। राजेंद्र, और इस खबर से मुताल्लिक क्या कुछ कार्रवाई में, तफ्तीश में निकलकर सामने आएगा वो भी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल ब्रेकिंग एट 10 में तमाम तक जानकारी देने के लिए राजेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के ताल्लुक से यह खबर है,
दिल्ली में रक्षा मंत्रियों की आज अहम बैठक है। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की यह बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आतंकवाद विरोधी समेत अन्य मुद्दों पर भी इस अहम बैठक में चर्चा होना है। रक्षा मंत्री चीन और रूस के रक्षा मंत्रियों से भी बैठक करेंगे। तो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो आज दिल्ली में होना है, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी ये अहम मीटिंग आज दिल्ली में होना है। बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। खासकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन और रूस के डिफेंस मिनिस्टर्स से भी अहम बैठक करने वाले हैं। जिस तरह का अभी हम माहौल देख रहे हैं, उस पूरे माहौल में, उस सिनेरियो में ये बैठक काफी अहम समझी जा रही है। सीधे रुख करना चाहेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी नीरज। नीरज, बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक है और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपने जिक्र किया कि चीन और रूस के रक्षा मंत्रियों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये लोग मौजूद भी है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लेंगे और दूसरी तरफ चीन के रक्षा मंत्री के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता अहम होगी, क्योंकि बॉर्डर का इशू है। जिस तरह से अभी कुछ मसलों पर बात अटकी हुई है भारत और चीन के बीच में। अभी हाल ही में एक सैन्य कमांडर स्तर की बैठक भी हुई थी दोनों देशों के बीच में। तो इस लिहाज से भारत चीन सीमा के लिहाज से बहुत अहम है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और अगले हफ्ते विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, सीओ विदेश मंत्रियों की बैठक, जिसमें खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया कि वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो एससीओ की अध्यक्षता भारत कर रहा है और ऐसे में अगर रक्षा मंत्रियों की बैठक में तमाम देश मौजूद रहते, विदेश मंत्रियों की बैठक में तमाम सदस्य देश मौजूद रहते हैं, तो एक उम्मीद की जाती है कि जिन देशों से भारत के रिश्तों में विकास है वो बहाल होंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्तों में बेहतर बहाली की उम्मीद कम है, क्योंकि खुद विदेश मंत्री, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोल दिया है कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो कल होने वाली बैठक में वर्चुअली ही हिस्सा ले रहे, तो द्विपक्षीय बातचीत की कोई संभावना नहीं है। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कब ये बैठक होना है, और खासतौर पर अभी जो हम पूरी दुनिया में हालात देख रहे हैं, ऐसे में चूंकि भारत जो है एक ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आ रहा है, लगातार भारत जो है वो शांति समर्थक रहा है। इस तमाम सिनेरियो में चीन और रूस के साथ ये जो बैठक होना है, ये कितनी अहम आप समझते हैं? देखिए, कुछ बैठक तो 28 को है और अगर एससीओ बैठक है, लेकिन 27-28 2 दिन जो है जो अहम रहने वाले हैं। कई लोगों के बातचीत होगी, द्विपक्षीय वार्ता। तो बैठक वैश्विक स्थिति की आपने बात की। देखिए, एससीओ इस मामले में अहम है, इसमें रूस और चीन एक अहम सदस्य हैं एससीओ के। तो भारत, पाकिस्तान और बाकी जो सोवियत यूनियन के जो देश थे वो देश इसके सदस्य हैं। तो इसकी अहम महत्वता इसलिए बढ़ जाती है कि यूक्रेन के साथ अभी रूस का युद्ध चल रहा है। हालांकि ऐसे मंचों पे द्विपक्षीय मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जाता, लेकिन इनडायरेक्टली जो मुद्दे होते हैं, जो युद्ध से जुड़े होते हैं, उन पर आप बातचीत करते हैं और उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो भारत, जो कि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सीओ मंच पर ही बोला था कि ये युद्ध का काल नहीं है। तो मंच की महत्वता सदस्य देशों से होती है, सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों से होती है और सदस्य देश का रुख क्या है, इन तमाम चीजों से होती है। तो बिल्कुल भारत एक गुरु कहा जाता है कि दिशा निर्देशित करता है अपने अंदाज में। तो ये महत्वपूर्ण मंच है और एससीओ कई यहाँ फैसले लिए जाएंगे। सबसे खास नजर जो होगी वो रक्षा मंत्रियों की मुलाकात पर। बिल्कुल नीरज, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथी नीरज, जो कि दिल्ली से इस अहम बैठक के ताल्लुक से तमाम तर तफसीलात जो है हमारे दर्शकों को दे रहे थे। ब्रेकिंग एट 10 में रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ।
एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं और ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में आपको अहम खबर जम्मू कश्मीर से देते, बेहद अहम है, जहां जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद रखा गया है। दरअसल रामबन सेक्टर के पास इस हाईवे को बंद किया गया है। भूस्खलन की वजह से इसको बंद किया गया है और इसकी वजह से हजारों ट्रक इस मौसम में सड़कों पर दरमांदा खड़े नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर, जहां जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। रामबन सेक्टर के पास भूस्खलन की वजह से इस नेशनल हाईवे को बंद किया गया है और हजारों ट्रक सड़कों पर खड़े नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की, जिसको रामबन सेक्टर के पास बंद रखा गया है। भूस्खलन की वजह से इस हाईवे को बंद किया गया है। हजारों ट्रक सड़कों पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के मौसम में लगातार कई बार हम देखते हैं भूस्खलन यानी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने की वजह से सिक्योरिटी को देखते हुए नेशनल हाईवे को बंद कर दिया जाता है। और आज भी रामबन सेक्टर के पास जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद किया गया है और इसी की वजह से ये तमाम जो ट्रक हैं ये सड़कों पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर, ये तस्वीर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और एक और अहम खबर पंजाब के अमृतसर से आपको दे दें, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन से ड्रग्स के पैकेट बरामद किए गए हैं। तो जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं नार्को टेररिज्म की, उसी सिलसिले में ये अहम खबर, जहां बीएसएफ के हमारे जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। पंजाब के अमृतसर से ये अहम खबर है, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन से ड्रग्स के पैकेट बरामद किए गए हैं। इस अहम खबर की तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि बेहद अहम ये खबर है। किस वक्त की ये घटना है, एग्जैक्टली कहां पर ये पूरा इलाका है जहां पर ये घटना पेश आई, तमाम चीजों पर नजर बनी हुई है। फिलहाल अहम यही है कि बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है और इस ड्रोन से ड्रग्स के पैकेट बरामद किए गए। इस तरह की कई घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं और इसी को लेकर लगातार अब चौकसी भी बढ़ती जा रही है और उसी चौकसी का ये नतीजा है कि बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। तो पंजाब के अमृतसर से ये बड़ी खबर है, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है और इस ड्रोन से ड्रग्स के पैकेट्स बरामद किए गए हैं। पंजाब के अमृतसर से ये बेहद अहम खबर, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन से ड्रग्स के पैकेट भी बरामद किए गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि ड्रोन के जरिए इस तरह की गतिविधियां जो है वो सरहदी इलाकों में खासतौर पर बढ़ती जा रही हैं और पंजाब को लेकर लगातार यहां पर अलर्ट देखा जा रहा है और उसी अलर्टनेस, उसी चौकसी का ये नतीजा है कि बीएसएफ ने इस पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से ड्रग्स के पैकेट बरामद किए गए हैं। और ब्रेकिंग एट 10 में अब हम आपको रूबरू करवाएंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं और दंतेवाड़ा पहुंचकर यहां कल शहीद हुए जवानों को वो आज श्रद्धांजलि देंगे। आपको बताएं कि कल नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। ड्राइवर की भी इस हमले में जान चली गई थी। तो रायपुर से ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और
गृहमंत्री दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं और यहाँ पहुंचकर वो तमाम तर जो जमीनी सूरत हाल है उसका जायजा लेंगे। साथ ही साथ शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल ये नक्सली हमला हुआ था और उसमें 10 जवान शहीद हो गए थे, ड्राइवर की भी जान गई थी। उसी के बाद से लगातार खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि तमाम हालात पर नजर रखी जा रही है और स्टेट के साथ जो है पूरी तरह से खड़े नजर आए। वो हर तरह की मदद का उन्होंने यहाँ पर आश्वासन भी दिया था और सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा था कि कसूरवारों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें उस नक्सली हमले की जिसमें कल 10 जवान शहीद हो गए थे, ड्राइवर की भी इसमें जान गई थी। शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए भूपेश बघेल और गृहमंत्री दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो जमीनी हालात हैं उनका भी जायजा सीएम लेंगे और पूरे हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। और हमारे साथ अपडेट के लिए तमाम तर मौजूद हैं हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू। श्रीनिवास, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अफसोसनाक की जब से खबर आई है उसके बाद से ही यहाँ पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है और सीएम भी अब से कुछ देर बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास श्रीनिवास? जी, बेहद ही दुखद का घटना घटित हुई है। कल हमारे जो डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए हैं। ये सर्चिंग में सभी जवान निकले थे और वापसी के दौरान ही आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए हैं। बात करूं तो कल जवानों को पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम किया गया और आज दंतेवाड़ा कार्यालय लाया गया है। अब से कुछ देर बाद ही सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद ही उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित डीजीपी सहित आला जो नेता और जो सुरक्षा से जुड़े अधिकारी पहुंचेंगे और सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया जाएगा। जी श्रीनिवास, आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद है और क्या शहीद जवानों के घर वाले जिनकी तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? जी, यहाँ कार्यालय जो श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर फिलहाल तो दंतेवाड़ा विधायक मौजूद है, साथ ही जो दंतेवाड़ा एसपी, कलेक्टर, जो तमाम अधिकारी वह पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया जाना है। बात करूँ जवानों के जो परिजन है, सभी 10 जवानों के परिजन यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका रो का बुरा हाल है, पूरा दंतेवाड़ा पूरा गम दुख में डूबा हुआ है और ये जो घटना घटित हुई है इसकी कड़ी निंदा की जा रही है सभी तरफ से। और जो घटना में जो तमाम जो अधिकारी हैं बारीकी नज़र बनाए रखे हैं, इलाकों को अलर्ट में रखा गया है। साथ ही जहां घटना घटित हुई थी वहां पर अधिक बल को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ मलांगीर एरिया कमेटी के जो कैडर है उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। एक्शन मॉल टीम जो होती है उनने घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल इलाके की सर्चिंग तेज कर दी गई और इलाकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी श्रीनिवास, वहां पर सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है, अलर्ट मोड पर भी है। हम आपसे जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए जानना चाहेंगे, कल जब किस वक्त की ये घटना है और उसके बाद से अब तक वहां पर क्या कुछ कार्रवाई जो है वो देखने में आ रही है? जी बता दूं, ये कल दोपहर 2 से 3 बजे के बीच की घटना है जब जवान को खबर आई थी कि माओवादी की मूवमेंट की खबर है। तभी जवान, हमारे जो डीआरजी के जवान ये सर्चिंग पे निकले थे। सर्चिंग करने के बाद जवानों और पुलिस के बीच कुछ देर मुठभेड़ भी चली थी। इसके बाद सभी जवान सुरक्षित लौट रहे थे और एक निजी जो वाहन है उस पर सवार हो गए थे और जैसे ही पालना और समीली के बीच पहुंचे तभी माओवादियों ने जो एक्शन स्मॉल जो टीम होती है माओवादी की, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया और जो ब्लास्ट करने के बाद जो वाहन है उसके परखच्चे उड़ गए और जवानों के भी जो सभी 10 जवान जो है मौके पे ही शहीद हो गए थे। साथ ही इलाके की बात करूं तो इलाके नक्सल घोर इलाका है और जो सड़क जो थी वो अभी हाल फिलहाल में बनाया गया था और माओवादी ने जो बारूद लगाया था ये लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 50 किलो का आईडी को प्लांट किया था और ये कल घटना घटित हुई है। जी श्रीनिवास, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे तक सीएम जो है उनके पहुंचने का अनुमान, अभी आपके पास कोई जानकारी है इसके ताल्लुक से? श्रीनिवास, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे अब से कितनी देर में सीएम वहां तक पहुंच पाएंगे?
जी, अब से कुछ देर बाद लगभग 11 बजे के आसपास प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उनके साथ डीजीपी है, उनके साथ बस्तर सांसद सहित गृह मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। तो तमाम यहाँ पर जो श्रद्धांजलि के कार्यक्रम, तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और जो जवान के जो परिजन है वो भी सभी यहाँ पहुंच चुके हैं। इन्हीं सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके गृह ग्राम, पैतृक गाँव जो दंतेवाड़ा बीजापुर के आसपास ही है, सभी गृह ग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। जी बिल्कुल श्रीनिवास, और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ तमाम तर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर, लेह में Y20 समिट, प्री समिट का आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा मौजूद हैं। 30 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लेह में Y20 प्री समिट की शुरुआत हो चुकी है। LG BD शर्मा भी इस अहम मौके पर मौजूद रहे। 30 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमने आपको कल दिखाया था कि किस तरह से इस प्री समिट को लेकर वहां पर खास तैयारियां की गई हैं। खासतौर पर जो लद्दाख का जो कल्चर है, लद्दाख की जो संस्कृति है, उससे रूबरू करवाने के लिए एयरपोर्ट से उतरते ही जैसे ही वहां पर मेहमान पहुंचे हैं, क्योंकि 30 देशों के 100 से ज्यादा इसमें डेलीगेट हिस्सा ले रहे हैं, उनका खास स्वागत वहां पर किया गया और वो इस स्वागत से काफी मुतासिर भी नजर आए। अब इस Y20 प्री समिट में कई अहम मौज़ूआत, कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की जा रही है। उन्हीं तमाम बातों पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल 30 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं और जिस तरह से कल हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी मॉरिफ स्टेंसिल, उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि बेहद अहम इसको माना जा रहा है। यूटी बनने के बाद लद्दाख और लेह में किस तरह से on behalf of the Union Territory of Ladakh, Vasudeva Kutumbakam, that's the slogan, that's the pledge of the Y20 summit, G20 summit, and that should be the global commitment also. Vasudeva Kutumbakam means the whole world is one family. I think nothing can be better than this slogan. I'm sure that we all live by it and we all will make this slogan a reality for tomorrow. At the outset, यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। LG मनोज सिन्हा ने CCS में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली। लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में 3rd क्लास की स्टूडेंट सीरतनाज की अपील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। सीरतनाज के वीडियो के जरिए पीएम मोदी से अपने स्कूल की हालत सुधारने की थी अपील। लेह में Y20 प्री समिट, करीब 30 देशों के 200 से ज्यादा डेलीगेट्स आ चुके हैं। समिट आज से 28 अप्रैल तक।
और ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर से अहम खबर आपको दे दें। ब्रेकिंग एट 10 में जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां ठाठरी क्लोथरन सड़क को बंद कर दिया गया है। इस रोड पर भूसंकलन की वजह से इस रोड को आवाजाही के लिए बंद किया गया है। और अहम बात यह कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो खुद ही सड़कों से पत्थर हटा रहे हैं। इन लोगों का यही कहना है कि जो मौजूदा एजेंसियां हैं जो कि सड़कों की सफाई का काम करने के लिए लगाई गई हैं, वो इस काम को करने में विफल रही हैं। इसीलिए ये स्थानीय लोग खुद अपने हाथों से इन पत्थरों को हटा रहे हैं। सब डिवीजन गंडो के बांगरू इलाके में भूसंकलन के बाद ये पत्थर जो है सड़क पर आ गए थे और उसी के बाद से यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग खुद सड़कों से पत्थरों को हटा रहे हैं। जो मौजूदा एजेंसी है जो सड़कों की सफाई का काम करने के लिए लगाई गई है, वो यहाँ पर विफल है, नाकामयाब रही। सब डिवीजन गंडो के बांगरू इलाके में ये तस्वीरें जो हैं ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हैं। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, ठाठरी क्लोथरन सड़क को बंद किया गया है क्योंकि यहाँ पर भूसंकलन हुआ था। बड़े बड़े पत्थर जो है सड़क पर गिर गए थे, उसी की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया था। और अब जो स्थानीय लोग हैं वो खुद सड़कों से पत्थर को हटा रहे हैं। खबर है शिमला नगर निगम चुनाव के ताल्लुक से, जहां अब प्रचार की कमान सीएम सुक्खू संभाल रहे हैं। लोअर बाजार, भराड़ी, कुफ्टाधार, कैथू, समरहिल समेत कई अहम इलाकों में सीएम खुद प्रचार अभियान में नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर भी प्रचार करते नजर आएंगे। लोअर बाजार में बीजेपी के लिए न सिर्फ वो प्रचार करेंगे बल्कि 3 वार्ड्स में रोड शो भी करेंगे। इसके साथ ही जिस तरह से हमने आपको बताया था कि बीजेपी इस बार नुक्कड़ सभाओं का खास आयोजन कर रही है, तो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे यहां पर खास तौर पर अनुराग ठाकुर। तो चुनाव प्रचार पर तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। प्रचार पर अनुराग ठाकुर भी नजर आ रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव एक तरफ जहां खुद सीएम सुक्खू ने कमान संभाली है, वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रचार की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। लोअर बाजार, भराड़ी, कुफ्टाधार, कैथू, समरहिल, ये तमाम ऐसे अहम स्थान हैं जहां पर आज चुनाव प्रचार का शोर दिखाई देगा। तो शिमला चुनाव, नगर निगम चुनाव, जहां पर प्रचार की कमान संभालते दिग्गज नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जहां प्रचार की यहां पर कमान संभालते नजर आ रहे हैं, वहीं सीएम सुक्खू ने भी कई अहम इलाकों में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। लोअर बाजार की बात करें, भराड़ी, कुफ्टाधार, कैथू, समरहिल, तमाम जगह पर आज ये जो दिग्गज हैं ये नजर आएंगे। बेहद अहम अब ये चुनावी डगर नजर आ रही है। शिमला नगर निगम चुनाव, जहां पर तमाम अहम चेहरे, तमाम अहम लीडर दोनों ही मुख्य पार्टियों के नजर आ रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस की ओर से जहां पर सीएम सुक्खू खुद अब प्रचार की कमान संभालते नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रचार की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं कि बीजेपी की अपनी एक रणनीति है, इस बार नुक्कड़ सभाओं का खास आयोजन यहां पर किया जा रहा है, रोड शो किया जा रहा है। उसी तरह से कांग्रेस की भी अपनी अलग रणनीति है। तमाम अहम चेहरे, तमाम सीपीएस शामिल हैं इसमें चुनाव प्रचार में, और खुद सीएम सुक्खू यहां पर प्रचार की कमान संभालते नजर आएंगे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने ये करारा जवाब दिया है। तो यूएन में पाकिस्तान को भारत की ओर से एक बार फिर से करारा जवाब दिया गया। स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने ये करारा जवाब दिया और उन्हें साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे।
the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. No amount of misinformation, rhetoric, or propaganda from any country can change that fact. और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर, शिमला से ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का यहां पूर्व अनुमान है। लाहौल की ऊंची चोटियों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इसी तरह की खबर लाहौल स्पीति से भी है। लाहौल घाटी में भी मौसम ने करवट बदली है। मौसम का मिजाज यहां बदला हुआ है। घाटी के ऊंची चोटियों में सुबह से ही बर्फबारी की लगातार खबरें हैं। वहीं निचले इलाकों की अगर बात करें तो वहां बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है और इसी की वजह से तापमान में, टेम्परेचर में भी गिरावट देखी जा रही है। बेहद अहम यह है कि प्रशासन ने रास्तों में बदलाव किया है, साथ ही लोगों से गैर जरूरी तौर पर यात्रा न करने की अपील भी की है, ताकि जो यहाँ पर पहाड़ी रास्ते हैं, यहाँ के जो दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर जो रास्ते हैं जहाँ भूसंकलन होता है, उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो। इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एडवाइजरी जारी की है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। और तो जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं, अब धर्मशाला और कांगड़ा में भी मौसम का मिजाज बदला है। जबरदस्त गरज के साथ यहां पर घने बादल नजर आ रहे हैं। कल दोपहर बाद से ही मौसम का ये मिजाज बदला है। कई इलाकों में बारिश है, ओलावृष्टि है। सबसे अहम कि किसानों और बागबानों के लिए ये मौसम एक चुनौती बनकर आया है, क्योंकि खेतों में उनकी जो खड़ी फसल है वो तबाह हो रही है। जो पेड़ों पर फल लगे हुए हैं वो भी तेज आंधी और बारिश की वजह से, ओले की वजह से वो टूट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये मौसम जो है वो बागबानों और किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया है। वहीं अगर टूरिज्म यानी सयाहों की बात करें तो एक तरफ खुशी नजर आ रही है, वहीं रास्तों में जो खतरा है उसको देखते हुए भी अब लोगों से ये अपील की गई है कि वो घरों में ही रहें। रुक करना चाहेंगे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, लगातार मौसम के ताल्लुक से हम आपसे तमाम तर अपडेट ले रहे हैं। इस वक्त का भी हम अपडेट चाहेंगे, खास तौर पर हम सैलानियों के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है? हिना, एडवाइजरी क्योंकि आजकल बारिश बहुत अधिक नहीं होती है, इसलिए एडवाइजरी कोई खास एडवाइजरी नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी एहतियात जरूर है कि नदी नालों के आसपास जहां थोड़े रिस्की स्थान है वहां पर ना जाने की सलाह जरूर प्रशासन की तरफ से दी जाती है। लेकिन ऐसी कोई बड़ी एडवाइजरी पर्यटकों के लिए नहीं है। पर्यटक आ सकते हैं हिमाचल प्रदेश में और जरूर वेदर का एंजॉय जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर तापमान क्योंकि लगातार 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है, अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन न्यूनतम तापमान हालांकि सामान्य है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जरूर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और अगले आने वाले 30 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में हाई हिल्स में स्नोफॉल हो सकता है, मिड हिल्स में ओलावृष्टि हो सकती है, बारिश हो सकती है और पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं कि 30 तारीख तक येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है और बारिश का अनुमान लगाया गया है। कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं और जब बारिश के साथ तेज हवाएं चलती हैं तो फिर नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होता है बागवानी के लिए, क्योंकि फ्लावरिंग का समय स्टोन फ्रूट्स के लिए है, एप्पल के लिए है और आजकल के समय में ये अपेक्षाएं किसानों की रहती हैं, बागवानों की रहती है कि टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज्ड हो ताकि फ्लावरिंग अच्छे से हो सके और टिक सके फ्लावरिंग, चाहे वो स्टोन फ्रूट की बात हो या फिर एप्पल की बात हो, दोनों में ही टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आजकल रहता है। लेकिन आजकल लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। इसके अलावा ओलावृष्टि हो रही है, ओलावृष्टि से फ्लावरिंग को बड़ा नुकसान होता है और इससे फसल की जो एक बम्पर क्रॉप होने की उम्मीद होती है उसको झटका लगता है जब ओलावृष्टि होती है। इसके अलावा बारिश से नुकसान, टेम्परेचर तो गिरता ही है, उससे तो नुकसान होता ही है, लेकिन बारिश से नुकसान किसानों को भी होता है। फसल पककर आजकल तैयार होने का सीजन अब रहता है। कुछ एक क्षेत्रों में जो काफी प्लेन एरियाज हैं जहां टेम्परेचर अधिक हो रहता
रहता है हमेशा, वहां पर फसल कटाई का समय आने वाला होता है। लेकिन अब जिस प्रकार से लगातार बारिशें हो रही है, पीछे भी हमने देखा कि 2 स्पेल बीच बीच में रुक रुक कर हुए, और इसके अलावा 1-2 दिन फिर मौसम जरूर साफ रहा, लेकिन अब दोबारा से 30 तारीख तक मौसम खराब रह रहा है। तो ऐसे में जो फसल पककर तैयार होने वाली है वो फिर सड़ना शुरू हो जाती है, खेतों में हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, पानी से फसल भर जाती है और वहां नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। अब देखिए, इस बार के मौसम की अगर हम बात करें तो किसानों को दोहरा नुकसान झेलना पड़ा। जब फसल बुआई का समय था उस वक्त बारिश नहीं हुई, जब फसल उगने का समय था उस वक्त बारिश नहीं हुई, बीच में स्पेल जरूर हुए। अगर हम इस बार शरद ऋतु की बात करें तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो अनुमानित बारिश होती है उससे काफी डेफिसिट में बारिश हुई है। 30 से 35% डेफिसिट तो जनवरी का रहा है, इसके अलावा 70% का डेफिसिट बारिश का फरवरी में रहा है। तो ऐसे में कमी बारिश में रही है जब उम्मीद किसानों बागवानों को बारिश की थी, लेकिन अब अगर हम बात करें तो अब जब बारिश की उम्मीद नहीं है तो अब बारिशें हो रही है। ऐसे में पर्यटन के लिहाज से जरूर हिमाचल प्रदेश में उपयुक्त वातावरण है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां टेम्परेचर हाई है वहां से खासकर साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और यहाँ के ठंडे मौसम का आनंद ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हाई हिल्स की बात करें, शिमला की बात करें, मनाली, चंबा, डलहौजी, ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां टेम्परेचर काफी कम है और 20 डिग्री के आसपास अमूमन आमतौर पर दिन में देखा जाता है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए और किसानों बागवानों के लिए जरूर दिक्कत की बात यह है और आने वाले दिनों में अगर इसी प्रकार से मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है तो स्थानीय लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और उम्मीद पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को भी है क्योंकि एक बड़ा रोजगार का साधन बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, पर्यटन के लिहाज से तो अच्छा है ही क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लोग अब गर्मी से जो लोग परेशान हैं वो रुख कर रहे हैं हिमाचल का। यहां पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे चूंकि ये बेमौसम की बरसात है, बीमारियां फूट पड़ने का भी इसमें कहीं ना कहीं अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, तो हेल्थ को लेकर भी क्या यहां पर कुछ खास जो है एहतियात बरतने की लगातार जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा इशू हिमाचल प्रदेश में रहता है, खासकर हाई हिल्स के एरियाज की अगर हम बात करें, मिड हिल्स में, क्योंकि मौसम एकदम से बदलता है, अचानक बदलता है। कभी बीच में टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर लोग गर्म कपड़े निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर सुबह शाम की हम बात करें तो काफी ठंड हिमाचल प्रदेश में रहती है काफी एक स्थानों पर। तो ऐसे में खतरा लगातार सर्दी जुकाम का बना रहता है, वायरल का बना रहता है और कोरोना संक्रमण के मामले क्योंकि जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसको देखते हुए भी इन छोटी छोटी बीमारियों से बचने की हिदायत जरूर डॉक्टर्स की तरफ से दी जाती है, स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञों की तरफ से दी जाती है। तो हालांकि जो ट्रेडिशनल यहां पर पहनावा है, अब एक ट्रेडिशनल धारणा है कि जब तक मौसम पूरी तरह से गर्म नहीं हो जाता है तब तक गर्म कपड़े अंदर नहीं रखने चाहिए। और क्योंकि जब भी टेम्परेचर में एकदम गिरावट आती है, जैसे ही सूरज बादलों के पीछे छिपते हैं या फिर सुबह शाम होती है तो फिर अचानक से टेम्परेचर गिर जाता है और एकदम टेम्परेचर गिर जाता है। तो ऐसे में बीमार होने का, सर्दी जुकाम खांसी और फीवर तक की एकदम से वायरल की एकदम से परिस्थितियां बन जाती है। तो ऐसे में गर्म कपड़े जरूर, जो पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश आए, हल्का फुल्का एक आधा हम कह सकते हैं सूट गर्म कपड़े का जरूर साथ रखें ताकि जब टेम्परेचर में ज्यादा गिरावट हो जाती है तो फिर गर्म कपड़े प्रयोग में लाए जा सके, क्योंकि टेम्परेचर हिमाचल प्रदेश में अचानक से गिरता है। सुबह शाम में तो ठंड होती ही है, लेकिन दिन को भी अगर बारिश का माहौल बनता है तो फिर टेम्परेचर में गिरावट हो जाती है। तो ऐसे में वायरल होने का खतरा रहता है, फीवर होने का खतरा रहता है। तो ये सावधानी भी पर्यटकों को जरूर बरतनी चाहिए, स्थानीय लोगों को भी, जैसे कि स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञों की बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, तो हर मौसम की जो कि अपनी खूबसूरती होती है, इसीलिए हम यहाँ पर बार बार मौसम की बात कर रहे हैं और लगातार अहम खबरों का जो ये सिलसिला है ये जारी है। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब नजर डालेंगे 10 मिनट में 50 खबरों पर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, ऊपरी इलाकों में हो रही है बर्फबारी। बानेहाल सेक्टर में भूस्खलन के कारण राजमार्ग पर यातायात बंद।
किश्तवाड़ में तेज बारिश से गिरा मकान, 5 लोग मलबे में दबे। स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को निकाला बाहर। एक शख्स की मौत की खबर, 4 अन्य का अस्पताल में जारी है इलाज। रामबन में किसानों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर का आयोजन। विभिन्न पंचायतों में 29 HADP परियोजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। SNM अस्पताल के पास नवनिर्मित सबवे का उद्घाटन। यह है लद्दाख का पहला सबवे। इसके निर्माण में 2 करोड़ 71 लाख रुपए हुए हैं खर्च। लद्दाख हाट का उद्घाटन LG BD मिश्रा ने किया। 20 स्टॉल लगाए गए हैं। एग्जीबिशन कम फेयर में लद्दाख की खूबसूरत संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन। दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की करेंगे अध्यक्षता। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, SCO के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रयासों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा। रक्षा मंत्री चीन और रूस के रक्षा मंत्रियों से करेंगे बैठक। ऑपरेशन कावेरी के तहत चौथा विमान 128 भारतीयों को सूडान से लेकर पहुंचा है जद्दा। जद्दा पहुंचने वाले सभी यात्रियों को जल्द से जल्द भारत भेजने का किया जा रहा है प्रयास। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। कुछ अहम नेशनल न्यूज पर भी नजर डालेंगे। दंतेवाड़ा के अरनपुर में एक बड़ा नक्सली हमला कल हुआ। गश्त से लौट रहे DRG के वाहन को यहां नक्सलियों ने उड़ा दिया। 10 जवान शहीद हुए, ड्राइवर की भी मौत हो गई। नक्सली हमले पर PM नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, कहा बलिदान को हमेशा रखा जाएगा याद। गृह मंत्री अमित शाह ने CM भूपेश बघेल से ली जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री बोले बख्शे नहीं जाएंगे नक्सली। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दंतेवाड़ा में पुलिस बलों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। दंतेवाड़ा नक्सली हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। रायपुर पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग। CM भूपेश बघेल ने आला अधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। आज शहीदों को दी जाएगी अंतिम विदाई, CM भूपेश बघेल शामिल। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने हमले के बाद दिया बयान, कहा नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ी है मुश्किलें। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने भेजा है नोटिस। समलैंगिक विवाह पर सुनवाई न करें, केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील। ये मामला संसद पर छोड़ देने का आग्रह। कर्नाटक में चुनावी अभियान में जुटी भाजपा और कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने चित्रदुर्ग में किया रोड शो। वहीं विजयपुरा में यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने रोड शो के बाद जनसभा को किया संबोधित। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरक्षण को लेकर कहा, क्या इस देश में आरक्षण नहीं था? क्या मंडल कमीशन नहीं था? आरक्षण तो सबसे पहले कर्नाटक ने दिया। खबर राजस्थान से, जहां बीकानेर के जसासर में CM गहलोत ने 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। कहा, हमने युवाओं पर फोकस करने वाला बजट किया है पेश। विकास के काम लगातार होते रहेंगे। राजस्थान के टोंक में बीजेपी ने जन आक्रोश महाघेराव से भरी है हुंकार। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसने का किया प्रयास। पुलिस ने सांकेतिक गिरफ्तारी कर कामधेनु सर्किल पर छोड़ा। राजस्थान के सुजानगढ़ में ज्वेलर्स की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग। एक बदमाश को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा, बाकी फरार। बहादुरी के लिए कांस्टेबल रमेश को गैलेंट्री प्रमोशन की घोषणा भी।
राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती विज्ञापन को अग्रिम आदेशों तक किया गया स्थगित, लेकिन आज भी जारी रहेगी हड़ताल। बोले अब नए विज्ञापन का है इंतजार। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज का झटका, 45 पैसे प्रति यूनिट लगेगा सरचार्ज, 50 यूनिट प्रति माह तक उपभोग कर पर नहीं लगेगा सरचार्ज। जालौर के सांचौर में मिले 2 नाबालिग युवतियों के शव, परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का लगाया आरोप। धरने पर बैठे परिजनों को समझाने का प्रयास जारी। YouTube पर वीडियो लाइक करने के नाम पर 43 लाख की हुई है ठगी। एसओजी जयपुर ने गिरोह में शामिल 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के 9 बैंक अकाउंट्स में से करीब 22 करोड़ का ट्रांजैक्शन सामने आया। देश में खोले जाएंगे 150 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। एमपी में 14 की सौगात। कर्नाटक में एमपी बीजेपी नेताओं ने दिखाया दमखम। हक्केरी विधानसभा में किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज। वीडी शर्मा ने बेंगलुरु में कांग्रेस मुक्त बूथ का दिलाया संकल्प। कांग्रेस के हाईटेक रथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। बोले अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं घोड़े, उड़ेंगे पखच्चे। दिग्विजय सिंह पर मानहानि केस में आरोप तय। वीडी शर्मा पर व्यापम घोटाले में शामिल होने के लगाए थे आरोप। एमपी एमएलए कोर्ट में 1 जुलाई को अगली सुनवाई। इंदौर में भव्य होगा अहल्या लोक, 50 करोड़ की लागत से बनेगा स्मारक। शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। खबर भिंड से, जहां नकली छेना बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश। फूड एंड पुलिस विभाग की कार्रवाई, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कर्नाटक दौरा रद्द। आज दंतेवाड़ा, जहां शहीद जवानों को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। हालात का लेंगे जायजा। जशपुर के दुर्गापारा गांव की महिला पर लगाया धर्मांतरण का आरोप। ग्रामीण बोले धर्म बदलने के लिए कर रही है परेशान। पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के साथ बागीचा थाने में कर शिकायत। बुरहानपुर के नेपानगर में जंगल माफिया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। पुलिस थाने पर पथराव करने का भी आरोप। रांची और जमशेदपुर के 5 ठिकानों पर ईडी और आईटी की रेड खत्म। जमीन घोटाले और आयकर हेराफेरी के आरोपों पर कसा गया है शिकंजा। एक वायरल वीडियो को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया विपक्ष की साजिश। कहा फोरेंसिक जांच में सामने आ जाएगी सच्चाई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय आमने सामने। महिला से संबंधों को लेकर एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। और बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने मांगा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से इस्तीफा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान, हम्माम में सभी नगर। आज खत्म होगा झारखंड के 27 नगर निकायों का कार्यकाल। नगर की सरकार का कल से ठप हो जाएगा कामकाज। सहरसा जेल में ही कटेगी पूर्व सांसद आनंद मोहन की रात। कागजी कार्रवाई के बाद आज हो सकती है रिहाई। आनंद मोहन से पहले बक्सर जेल से छोड़े गए 3 कैदी। लखीसराय जेल से भी एक कैदी की रिहाई। गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में याचिका दाखिल। तेजस्वी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। 2024 के लिए मुस्लिम समुदाय पर बीजेपी की नजर। अगले महीने से ब्लॉक स्तर पर करेगी सूफी समागम भी।
पूर्णिया के बायसी में दालकोला चेकपोस्ट पर होमगार्ड जवानों की अवैध वसूली का वीडियो वायरल। बिहार से बंगाल की तरफ जा रहे ट्रक चालकों से की जा रही है अवैध वसूली। तो 10 मिनट में 50 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।